हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम ऑर्डर, आरएनएस इक्वेशन और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन, कोई रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में थ्योरी दी गई। तो दो प्रकार की रिएक्शन है, एक तो है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2। और एक होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसकी मोलिकुलरिटी कितनी होती है, 1। बायोमोलिकुलर में हम दो तरीके की बात करते हैं, एक तो है कोलिजन थ्योरी जो आर्यनीस ने दी, और दूसरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। बायोमोलिकुलर में हम दो थ्योरी की बात करेंगे, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन थ्योरी। और यूनिमोलिकुलर में हम मोस्टली एक ही थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज लिंडेमान थ्योरी, दैट इज लिंडेमान थ्योरी। इसके अलावा इसमें और थ्योरी है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में, लिंडेमान थ्योरी के अलावा भी थ्योरी है, जैसे आरआरएम थ्योरी, अदर वगैरह। लेकिन हम स्टडी सिर्फ एक लिंडेमान थ्योरी करेंगे। यहाँ पे हम दोनों स्टडी पढ़ेंगे। बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब जो बायोमोलिक्यूल है, जिसमें दो मोलिक्यूल A प्लस B, दो मोलिक्यूल अलग अलग हैं, वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक मोलिक्यूल से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एक मोलिक्यूल से प्रोडक्ट बने तब यूनिमोलिकुलर, दो मोलिक्यूल काम में आए रिएक्शन के तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर में हम दो थ्योरी पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। आज का अपना डिस्कस रहेगा सिर्फ और सिर्फ कोलिजन थ्योरी पे। आज का डिस्कस रहेगा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी पहली चीज तो कौन सी है, ये याद रखना, बायोमोलिकुलर रिएक्शन पे एप्लीकेबल होती है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन पे एप्लीकेबल होती है। कोलिजन क्या थ्योरी क्या कहती है कि दो मॉलिक्यूल हैं A और B, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कहती है कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिजिड स्पेयर होते हैं। जो भी मॉलिक्यूल है वो कैसे कंसीडर करते हैं, इन्हें रिजिड स्पेयर कंसीडर करती है। और एप्लीकेबल ये मोस्टली गैस फेज पे होती है, गैसियस फेज में। तो ये क्या कहते हैं, ये रिजिड स्पेयर है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है, रिजिड स्पेयर। ये दोनों रिजिड स्पेयर आपस में क्या करेंगे, B है, दोनों आपस में पास आएंगे और कोलाइड करेंगे। A और B क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके जो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तीसरी चीज, पहली चीज बायोमोलिकुलर रिएक्शन पे एप्लीकेबल होती है, दूसरी रिजिड स्पेयर माना गैस फेज में होती है। चौथा ये क्या कहता है, कोलिजन क्या होते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये क्या कहती है कि दो मॉलिक्यूल है जो रिजिड स्पेयर है, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करके क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इसके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीजें समझ में आ गई। तो इसके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है, डिस्कस करेंगे हम। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, कोलाइड करते हैं आपस में मॉलिक्यूल, तो पहली डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं Z से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे पहले इसने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन से होती है, तो डिपेंड करती है पहली चीज नंबर ऑफ कोलिजन्स पे, जिसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं Z से। उसके बाद उसमें कुछ कमियां मिली गई, तो उसने क्या बोला कि जो कोलिजन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जितना कोलिजन हुआ उतना ही प्रोडक्ट बन गया। जितना कोलिजन हुआ
उतना ही प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं है। दूसरी डिपेंड करती है कि जो मॉलिक्यूल कोलिजन के बाद एक्टिवेटेड होंगे, कोलिजन के बाद जब कोलाइड हो रहा है तो मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। जैसे ए और बी ने आपस में कोलिजन किया तो वही कोलिजन प्रोडक्ट में चेंज होंगे जिनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कोलिजन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। दूसरा इसने बोला कि सारे के जितने कोलिजन डिपेंड तो करते हैं कोलिजन पे, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने कोलिजन में सारे ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, वही कोलिजन प्रोडक्ट में चेंज होगी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी रखती होगी, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कोलिजन। कितने कोलिजन एक्टिवेटेड हुए, जो होता है ई की पावर ई नोट अपॉन आर टी। ई नोट क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। तीसरा ये किस पे डिपेंड करती है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसे बोलते हैं पी। तीसरा करती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तीसरा इसने बोला कि ठीक है कोलिजन भी हुए, कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखी वही कोलिजन, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। उनकी जो कोलिजन है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वही कोलिजन क्या होंगे प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। तो रेट आपकी नॉर्मली क्या हो जाएगी? जेड क्यू पी। जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्यू फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और पी प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसे बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, ये सिंपली समझाया। अब हम डिटेल में बातें करते हैं, ठीक है। तीनों की क्यों किसकी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो इसने क्या बोला कि दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, रिजिड पेयर हैं, आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो सबसे पहले तो रेट क्या डिपेंड करती है? इसके मॉलिक्यूल मान लिया मैंने एन स्टार ले लिए और इसके एन बी स्टार ले लिए, एन स्टार ले लिए, एन बी स्टार ले लिए। तो सबसे पहले तो रेट किस पे डिपेंड करेगी? रेट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कोलिजन पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन पर वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं अपन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इसने बोला कि भाई कोलिजन करके होती है, तो कोलिजन पे डिपेंड करती है, जितने कोलिजन होंगे उतनी ही रेट ज्यादा होगी, जेड पे डिपेंड करती है। और अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? देखना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? कितने, पहले तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन किस पे डिपेंड करेंगे? सबसे पहले तो कि भाई हाँ कितने तो अपने मॉलिक्यूल हैं, इसके एन स्टार मान लिए, इसके एन बी स्टार मान लिए, तो इस पे डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एन ए है एन बी है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस एरिया, या एरिया लिख देता हूं, एरिया। कितना इसका एरिया है इन दोनों का, कितने इनके मॉलिक्यूल हैं। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? एवरेज वेलोसिटी, जेड, ठीक है। जेड किसके बराबर है? मॉलिक्यूल्स, एरिया, एवरेज वेलोसिटी। तो जेड की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी एन ए स्टार, एन बी स्टार। एन एन बी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर। और एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक थ्योरी से आती है 8 kBT अपॉन पाई म्यू की पावर हाफ। ये आ गया आपका जेड, ये आ गया आपका जेड, ठीक है। पाई kBT अपॉन हाफ, जहां म्यू क्या है, जहां सिग्मा क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2, दोनों का डायमीटर का ऐड। और म्यू क्या है? रेड्यूस मास। रेड्यूस मास क्या हो जाता है? एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। म्यू क्या है? रेड्यूस मास है, जब दोनों कोलाइड करेंगे तो जो रेड्यूस मास होगा, मास ऑन ग्रेविटी सेंटर
एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, और सिग्मा क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2, सिग्मा डायमीटर है, ठीक है। के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। तो इसने सबसे पहले तो ये बताया कि जेड और रेट क्या है, बराबर जेड है, इसने सबसे पहले तो यही बताया। लेकिन जब मैं इसे मानूं तो रेट क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इससे क्या आ गया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो मैं यदि रेट 310 केल्विन और रेट 300 केल्विन का कंपेयर करूं तो क्या आएगा, रूट ऑफ 310 बट्टा 300, ये आ गया लगभग 1.1। जब 300 से 310 का कंपेयर किया तो इस फॉर्मूले से आया 1.1, जबकि ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। अपना रियल में आना कितना चाहिए, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट 2 से 3 गुना होती है। यहाँ से क्या हो रही है कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ कमी है, इस फॉर्मूले में अपनी कुछ कमी है। यहाँ से यदि इस फॉर्मूले को सही माने कि सिर्फ और सिर्फ कोलिजन पे डिपेंड करे, तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं हुई कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाए तो भी सेम सा ही रहा, जबकि 10 डिग्री बढ़ाने पे तो रेट क्या हो जाती है, डबल से 3 गुना हो जाती है। तो फिर कोलिजन थ्योरी ने क्या कहा कि भाई ठीक है, कोलिजन पे तो डिपेंड करती है, लेकिन सारे के सारे कोलिजन क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। तब इसने क्या कहा, सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, और क्या होते हैं कि कुछ एक कोलिजन ही। फिर इसने क्या कहा कि जब ये कोलिजन होती है तो सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, कुछ एक कोलिजन ही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। और कौन से होंगे, विच कोलिजन विच हैव ए मिनिमम एनर्जी। कई जगह इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा गया, हालांकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का कोई नाम नहीं था, लेकिन हम जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो वो कोलिजन जो कि मिनिमम एनर्जी रखते हैं विल चेंज इनटू प्रोडक्ट, जिसे क्या बोला गया, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कोलिजन। चलिए कि ये तो कोलिजन हुई, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, जो एक्टिवेटेड कोलिजन होगी वही चेंज होगी। और इसका फॉर्मूला क्या दिया गया, Q इज इक्वल टू N अपॉन N नोट, या Z स्टार अपॉन Z इज इक्वल टू E की पावर माइनस E नोट अपॉन RT। E नोट क्या है, मिनिमम एनर्जी, इतनी एनर्जी जिसके पास है E नोट, वही क्या होंगे, कोलिजन में चेंज होगी। उसका फॉर्मूला दिया गया ये। तो यहां से क्या आ जाएगा, आपकी रेट आ जाएगी आपकी रेट क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू Na स्टार Nb स्टार पाई सिग्मा AB स्क्वायर 8 kBT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 इंटू E की पावर माइनस E नोट अपॉन KT। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रेट आ गई। और जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वही 2 गुना से 3 गुना हुई, ये क्या आ गई, रेट आ गई। ठीक है, अब देखना, ये मैं इसे इधर वाला हटा देता हूँ। ये मैं नॉर्मली यदि सीधी रेट लिखता हूँ इसके लिए, तो रेट क्या लिखी जाएगी, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। और बायोमोलिकुलर रिएक्शन है तो मैं एक सिंपलिसिटी के लिए K2 लिख देता हूँ, हालांकि वो K ही है रेट कांस्टेंट। तो A के रेस्पेक्ट में रेट लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, dA अपॉन dt इज इक्वल टू K2 AB।
इसका n स्टार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मोल क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, n स्टार अपॉन n, यही हो जाएगी ना। और B की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, n स्टार अपॉन NB। तो ये यहाँ पे रखूंगा तो A की कंसंट्रेशन हो जाएगी -1 अपॉन Na डी n स्टार अपॉन dt इज इक्वल टू K2 n स्टार अपॉन Na, सॉरी Na, NB स्टार अपॉन Na। देखना यहाँ पे Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एक मोल में मॉलिक्यूल्स चाहिए तो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन एक की कितनी होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि अपने को मोल निकाल जाएंगे। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। Na स्टार अपॉन Na क्या, नंबर ऑफ मोल। तो यहां से -d Na स्टार अपॉन dt क्या आ जाएगा, Na K2 Na से Na कैंसिल कर देता हूं एक, तो K2 Na स्टार NB स्टार अपॉन Na। इक्वेशन इसे तो मैं मान लेता हूँ 1, इसे मान लेता हूँ 2। देखो ये तो अपनी कोलिजन थ्योरी से आई। नॉर्मली हम देखेंगे तो रेट आती है ये, इन दोनों की आप कंपेयर करोगे 1 एंड 2, समझ में आया। 1 के कंपेयर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, Na स्टार अपॉन Na, Na स्टार अपॉन Na क्या होगा दोनों नंबर, ये NB स्टार अपॉन Na, तो Na स्टार अपॉन Na, NB स्टार अपॉन Na, और एक ही जगह मैंने Na स्टार अपॉन Na रख दिया, Na बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये कितनी आ गई, ये आ गई। अब इन दोनों की कंपेयर करोगे तो Na स्टार से Na स्टार हटा दूंगा तो K2 कितना आ जाएगा, K2 इज इक्वल टू Na पाई सिग्मा AB स्क्वायर 8 KBT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 e की पावर -E0 अपॉन के RT, ये RT होगा, एक मोल के लिए RT होता है, ठीक है। K2 क्या है, रेट कांस्टेंट। Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर। सिग्मा आपको बता दिया मैंने, डायमीटर है, और म्यू क्या है, रेड्यूस मास है, ये हम आगे फिर से लिखेंगे। तो ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये आ गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो अपना रेट कांस्टेंट आ गया। अब देखना ये वैल्यू आ गई, दो चीजें हो गई अपनी, कि एक तो नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है, दूसरा अपना कोलिजन एक्टिवेटेड डिपेंड करता है। तीसरा कोलिजन थ्योरी ने बाद में क्या कहा, इसमें भी कुछ कमियां मिली, रेट में चेंजेस मिले, तो तीसरा इसने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भी एक्टिवेटेड एनर्जी रखता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तीसरा बात करता है ये ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन क्या कहता है, देखो जैसे H2 प्लस Br है, तो इसकी दो प्रकार से रिएक्शन कर सकता हूँ। एक तो ये Br है, ये दोनों HH है, ये लीनियरली आए। दूसरा क्या है, ये Br है, ये H और H इस प्रकार से इंटरेक्ट करे, तो दो इंटरेक्शन हो सकते हैं, एक तो ये इंटरेक्शन हो सकता है, एक ही इंटरेक्शन हो सकता है। तो देखना जब मैं इस इंटरेक्शन से रिएक्ट करवा रहा हूं तो मॉलिक्यूल की मान लो पहली एनर्जी ये है, तो पहले वंडरवाल अट्रैक्शन से थोड़ी सी एनर्जी कम होगी, है ना, वंडरवाल अट्रैक्शन से थोड़ी सी एनर्जी कम होगी। उसके बाद जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन लगेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब ये इस ओरिएंटेशन में आ रहा है तो रिपल्सन क्या है, कम है, तो एनर्जी तो बढ़ेगी, पहले तो मामूली सी कम होगी थोड़ी सी, फिर एनर्जी तो बढ़ेगी इसमें, और ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये तो ओरिएंटेशन ए है, ये ओरिएंटेशन बी है, ये मैं ए की बात कर रहा हूँ, है ना, ए ओरिएंटेशन। बी ओरिएंटेशन में देखना वही होगा, पहले तो एनर्जी कम होगी, लेकिन फिर जब पास आएंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा। यहाँ देखना इसमें रिपल्सन ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है,
यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में रिपल्सन ज़्यादा है, तो रिपल्सन ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये थोड़ा सा मैं यहाँ से बना लेता हूँ ना, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ये कौन सा ओरिएंटेशन है, बी। तो अब मुझे बताओ कि रिएक्शन प्रोडक्ट किस में ज़्यादा जल्दी बनेगा, ए में ज़्यादा बनेगा या बी में। तो अपने को पता है जब ए से ये रिएक्ट करेगा तो कोलिजन बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनाएगी एज कंपेयर टू बी। तो यहाँ पे तीसरा फैक्टर कौन हो जाता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, जब H2+Br है तो ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो आपका K2 कितना आ जाएगा। तो तीसरी चीज डिपेंड करती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं P से, P को बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर, P को बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। तो अपना ओवरऑल K2 कितना आ जाएगा, देखना ओवरऑल रेट कांस्टेंट आ जाएगा K2 इज इक्वल टू Na सिग्मा AB स्क्वायर पाई सिग्मा AB स्क्वायर 8 KBT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 e की पावर माइनस E0 अपॉन RT और इंटू P। ये क्या है, कोलिजन थ्योरी। ये क्या है, कोलिजन थ्योरी। देखना यहाँ पे K2 क्या है, रेट कांस्टेंट। Na क्या है, आवोगाड्रो नंबर। सिग्मा AB क्या है, डायामीटर। इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2। KB क्या है, बोल्टजमान कांस्टेंट। T टेम्परेचर है, पाई है। म्यू क्या है, रेड्यूस मास, जो क्या है MA MB अपॉन MA प्लस MB, है ना। P क्या है, स्टेरिक फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है 1 से लेके 10⁻⁸ के बीच। और E0 क्या है, मिनिमम एनर्जी। E0 क्या है, मिनिमम एनर्जी। ये चीज़ें इसके बारे में आएंगी, ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लेना। अब देखना मैं थोड़ा सा दो तरीके से इसका डेरिवेशन कराऊंगा अब आगे। फॉर ऑल, अब जो डेरिवेशन आ रहा है, पहली चीज यदि मैं मान लूं E0 क्या है, EA है। E0 हमने मिनिमम एनर्जी मानी, इसे एक्टिवेशन एनर्जी मान लूं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारा सब के लिए है, नेट के लिए है, गेट के लिए है, टिफर के लिए, ITGM के लिए, ठीक है। ये मान लो तो K2 कितना हो जाएगा, देखना Na P पाई सिग्मा AB स्क्वायर 8 KBT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT हो जाएगा ना, ठीक है। ये E0 ये मान लो तो, ठीक है। इसका एक फॉर्म मैं पाई को अंदर भेजू तो इसे मैं एक सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना Na सिग्मा AB स्क्वायर, पाई को अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 8 पाई KBT अपॉन म्यू की पावर 1/2 e की पावर माइनस E0 अपॉन RT P। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका P है ना। तो यदि मैं आर्हेनियस इक्वेशन लिखूं, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन में A क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। जब इनके कंपेयर करूंगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू देखना Na P पाई सिग्मा AB स्क्वायर 8 KT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2। ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल
फैक्टर। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू पूछे तो Na p पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 KT अपॉन पाई म्यू ए की पावर बेटा 2। ठीक है, यदि p आपको देखो पेपर में दिया हुआ मिले तो ठीक है, वरना p की वैल्यू कितनी माननी है, 1 माननी है। p की वैल्यू 1 माननी है, यदि पेपर में दिया मिले तो ठीक है, वरना हमेशा कितनी माननी है, 1 माननी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, Na सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 पाई KT अपॉन म्यू की पावर 1/2। ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहां से देखना a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आ रहा है सिग्मा ए बी स्क्वायर अपॉन रूट म्यू, पहली चीज तो डायमीटर और म्यू पे, और दूसरा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रूट t। तो आपसे पूछे कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t कहां से आए, कोलिजन थ्योरी से, और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन थ्योरी से क्या होता है, सिग्मा ए बी स्क्वायर अपॉन रूट म्यू। ये दोनों चीजें आप हमेशा याद रखना, ऑलवेज। साथ में भी लिख सकते हो दोनों चीजें, हाँ साथ में भी लिख सकते हो दोनों चीजें। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा ए बी स्क्वायर रूट t अपॉन रूट म्यू, ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। ये तो है सिंपल नेट के लिए, गेट के लिए हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इसे EA मान ले तो। दूसरा देखना एक चीज, सिर्फ और सिर्फ गेट में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा गेट में, क्योंकि मोस्टली बुक ऐसे करती है, मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी मानती है, लेकिन गेट कई बार KL कपूर को रेफरेंस मानता है। और KL कपूर क्या लिखती है देखना, ये समझ में आ गया। यह फॉर्मूला याद रखना, हमेशा मोस्टली अप्लाई तो यही होगा, यह फॉर्मूला और यह फॉर्मूला, है ना। KL कपूर क्या लिखती है देखना, इस इक्वेशन को इसने E नोट ही माना, तो यहां से ln K2 कितना आ गया, ln K2 लिखोगे तो देखना, इसे या मैं K2 लिखूं तो K2, इस सबको कांस्टेंट मान लूं कैपिटल K रूट T ई की पावर माइनस E नोट अपॉन RT लिख दूंगा, जहां कैपिटल K क्या आ जाएगा, Na पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 K अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 इंटू P और कर देता हूँ ना, ये आपका कैपिटल K आ गया। ये मान लूँ तो ln K2 कितना आ गया, ln K प्लस इसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो प्लस 1/2 ln T माइनस E नोट अपॉन RT ही हो जाएगा। और ln K2 dln K अपॉन dt कितना आ जाएगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पहले तो ये आ गया, सबको K मान लिया तो K रूट T ई की पावर E नोट अपॉन 2, ln log ले लेंगे तो ln K प्लस 1/2 पहले आ जाएगा ln T माइनस E नोट अपॉन RT। इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो ये तो कांस्टेंट 0, ln T का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2, तो 1/ln T का 1/T तो 1/2T, और इसका हम कर ही चुके हैं बार बार, E नोट अपॉन RT स्क्वायर, साइन क्या आएगा पॉजिटिव। ये तो किससे है, कोलिजन थ्योरी से। याद रखना ये सिर्फ गेट में काम आएगा कभी कभी, क्योंकि गेट कई बार KL कपूर को रेफरेंस मानता है। और दूसरा क्या है, dln K2 अपॉन dt, आरइनएस क्या कहता है EA अपॉन RT स्क्वायर, यही होता है ना। तो दोनों को मैं इक्वल करूंगा यदि, तो EA अपॉन RT स्क्वायर, ये तो यहाँ से आया, आरइनएस इक्वेशन EA अपॉन RT स्क्वायर कहता है, तो 1/2T प्लस E नोट अपॉन RT स्क्वायर। RT स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो EA कितना आ जाएगा, T अपॉन 2 प्लस E नोट, तो E नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RT करूंगा तो ये RT आ जाएगा, EA माइनस RT अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। आरइनएस से E नोट की वैल्यू क्या आ गई, पहले तो हमने क्या माना था E नोट इज इक्वल टू EA, लेकिन ये कहता है कि E नोट तो मिनिमम एनर्जी आरइनएस से कंपेयर करोगे तो E नोट की वैल्यू क्या आएगी, EA माइनस 2 RT अपॉन 2। ये वैल्यू यदि मैं यहां पे रखता हूं, ये वैल्यू यदि मैं यहां पे रखता हूं तो देखना
क्या होगा, यदि ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ ई नोट ई ए माइनस, तो K2 कितना आ जाएगा, पहले की तरह लिख लूँ मैं K रूट टी ई की पावर ई नोट की जगह मैं ये लिख देता हूँ माइनस ई नोट अपॉन आर टी था, ई नोट की जगह मैंने ये रख दिया, तो K2 इक्वल टू K रूट टी ई की पावर माइनस ई ए प्लस आर टी अपॉन 2 अपॉन आर टी, ई नोट की जगह ये रख दिया। तो देखना K2 इक्वल टू K रूट टी, ये अंदर जाएगा तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये ऊपर जाएगा तो आर टी से आर टी कैंसिल इंटू ई की पावर 1/2। तो K2 कितना आ जाएगा, K रूट टी ई की पावर 1/2 ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझ में आया, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब आप इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखोगे तो K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Na P पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर, ई नोट को जब ई लिखोगे तो ई की पावर 1/2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई की पावर 1/2 8 KT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2 ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो जाएगी K2 की वैल्यू। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, अब इसे आर से कंपेयर से करोगे तो A कितना आ जाएगा, Na P पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर ई की पावर हाफ 8 KT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2। कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी A में। ठीक है, तो पेपर में दोनों चीज़ें याद रखनी, जो मैंने पहले करवाया वो भी ये भी। ठीक है, तो आपको नेट हो IIT जेम हो हमेशा वही चीज़ याद रखनी, A की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है, Na P पाई स्क्वायर, ये वैल्यू। यहाँ पे भी A डिपेंड तो वही करेगा सिग्मा ए बी स्क्वायर अपॉन रूट म्यू इंटू रूट टी, डिपेंड तो यहाँ पे भी वही है। मोस्टली काम की चीज़ ये है। लेकिन ई की पावर 1/2 कई बार गेट में फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ई की पावर 1/2 काउंट रखना है आपको। कई बार गेट में क्या दे देता है, ई नोट की वैल्यू देता है और ई ए की वैल्यू आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ई नोट की वैल्यू देगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, तो ई नोट और एक्टिवेशन एनर्जी में अपन ने रिलेशन निकाल चुके हैं। क्या आता है, निकाल चुके हैं ना, क्या आता है, ई ए इज इक्वल टू आर टी अपॉन 2 प्लस ई नोट। आपको ई नोट की वैल्यू देगा और ई ए की वैल्यू पूछेगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ई नोट देके एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिव अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, तो आपको ये करना है या फिर ये फॉर्मूला कई बार लगाना है मोस्टली, लेकिन आपको वही फॉर्मूला याद रखना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। गेट में जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों फॉर्मूले से आंसर निकालना, यदि इससे आंसर का ऑप्शन मिल रहा है तो ये मानना है, यदि ये नहीं मिल रहा तो वो दूसरा मानना है। गेट में देख लेना, यदि आपसे कई बार चीज़ वैल्यू देके एक ही वैल्यू पूछे तो इस फॉर्मूले से निकालना, इस फॉर्मूले से यदि आपका ऑप्शन मिल रहा है तो यही होगा, नहीं मिल रहा तो आप इस टर्म को हटा देना, जो आंसर आए वही करना है। ये है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, ये है कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी समझ में आ गई ना। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग K2 कितना होता है, फॉर्मूला आपको बस मेनली यही याद रखना है, फॉर्मूला आपको मेनली यही याद रखना है, K2 इज इक्वल टू, याद रखने के लिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल Na, एरिया पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी 8 KT अपॉन पाई म्यू की पावर 1/2। प्रोबेबिलिटी फैक्टर दिया हो तो ठीक है, वरना 1 मानना है, ई की पावर माइनस ई नोट अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें ये टर्म क्या हो जाएगी, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। गेट में आपको एक एक्स्ट्रा टर्म लानी है, ई की पावर 1/2, ई ए चेंज करें तो, वरना आप इसे भी ई ए मान सकते हो। आंसर लगभग लोग आपका सेम ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब एक देखना, एक चीज़ और बात करता हूँ मैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। एक टर्म की और बात करता हूँ, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। देखना क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर, कि ये ए है, ये बी है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लिया बी है, बी के पास एक मॉलिक्यूल और ए है, ये इन्होंने कोलाइड किया।
तो इस ए का सेंटर और इस बी के सेंटर, इसके बीच की दूरी है ना, देखो ये ए और बी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये बी और ए आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो इस बी और ए जब आपस में चिपके होंगे तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी, है ना। ये क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी। देखना कैसे, अब ये दूरी बी है तो मैं इसके चारों तरफ एक ऐसे रेडियस बना दूं, अपन ने पढ़ते हैं ना गैसेस थ्योरी में, बी, वही बी ये है, ये दूरी बना दूं तो इस दूरी में ये ए क्या रहेगा? चिपका हुआ रहेगा। ए क्या रहेगा? चिपका हुआ रहेगा। तो यदि मैं बी क्या कर दूं, बी क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर। बी क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो कोलिजन के लिए क्या जरूरी है? आप देखो कोलिजन के लिए क्या जरूरी है, दोनों की रेडियस का डिफरेंस बी है, वो दोनों की रेडियस से ज्यादा होना चाहिए ना। मॉलिक्यूल यदि यहाँ पे है तो वो आके कोलाइड कर सकता है, आके कोलाइड कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल यदि इसका चिपका हुआ है तो वो कोलाइड करेंगे क्या? कोलाइड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यदि बी ग्रेटर देन है आर ए प्लस आर बी से तो क्या होगा? कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो रेट क्या होगी? मोर देन ऑब्जर्व्ड। यदि ये ज्यादा है तो रेट क्या होगी? ऑब्जर्व्ड से ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा कोलिजन होंगे। यदि B इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी है, इसका मतलब क्या है? जस्ट कोलाइड है कि आपस में चिपके हुए कोलिजन हुआ है। कोलिजन हुआ है तो रेट क्या होगी? इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रेट। और यदि मैं B क्या कर दूं, आर ए प्लस आर बी से कम कर दूं, B कम कर दूं, तो कोलिजन पॉसिबल है क्या? नॉट कोलिजन, नॉट कोलिजन। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? ये डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर। ये जैसे ए यहाँ पे हो तो ये दूरी क्या है? बी। तो बी यदि आर ए प्लस आर बी से ज़्यादा है तो क्या होगा? कोलिजन पॉसिबल होंगे, ज़्यादा कोलिजन पॉसिबल होंगे तो रेट क्या होगी? मोर देन ऑब्जर्व्ड रेट आएगी। ये नेट में पूछा हुआ है कि कब मोर देन ज़्यादा होती है, तो बी ग्रेटर देन आर ए प्लस आर बी से हो तो ज़्यादा होती है, बराबर हो तो इक्वल होती है, और कम हो तो कोलिजन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अपनी है कोलिजन थ्योरी। इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो नेट और गेट में आए हुए हैं। ये देखिए गेट का क्वेश्चन है, फॉर H2 प्लस C2H4 चेंज इनटू C2H6 डायमीटर ऑफ H2 एंड C2H4 इज 1.8 एंगस्ट्रॉम एंड 3.6 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। आपको डायमीटर दे रखा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर विल बी एट 300 केल्विन। 300 केल्विन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होगा? इफ 8 kT/पाई में 1/2 Na की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो पहले पोत आपको तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की? पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर Na 8 kT/पाई म्यू की पावर 1/2। प्री एक्सपोनेंशियल आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं दे तो हमेशा 1 मानना है। इसके अलावा मैंने बोला था एक वैल्यू ये और होती है 1/2। ये आपको रेंडमली है ना देखना है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा गेट में। नेट में तो ये कभी मानना ही नहीं है, नेट में तो इसे कभी मानना ही नहीं है, गेट में इसे मान के चल लेना, है ना। तो आपको देखो इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी 1.11 इंटू 10⁻27। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.114 होती है। सिग्मा ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। सिग्मा ए बी की वैल्यू क्या होती है? डायमीटर सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 कितना है? 1.8 प्लस 3.4 अपॉन 2 2.7 एमस्ट्रंग आएगा। वैल्यू यहाँ पे मीटर में है तो इसे मीटर में रखनी है। तो क्या करो 3.14 इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻10 एमस्ट्रंग को मीटर में चेंज करो तो 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू सेम रख दो इंटू 1.11 इंटू 10⁻27। इतने को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁸। आपका ऑप्शन में ये था, ये ऑप्शन में था। लेकिन मैं यदि इसी की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर आएगा 3.7 इंटू 10⁸। ये ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं तो आपको कौन सा मानना है? ये वाला 2.5 इंटू 10⁸। ये आपको नहीं मान के चलना। समझ में आया? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखना, पाई की वैल्यू आपके पास है, सिग्मा की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो।
इसकी वैल्यू आपको दी है, इससे आंसर 2.5 इंटू 10⁸ आया। तो आ गया तो ये मान, यदि ये नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप क्या करता है, e⁻1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी सॉरी आ जाता तो आप इसे मान लेते। ठीक है, तो ये गेट में कम जरूरी नहीं है ये हमेशा मानना, क्योंकि देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि अदर बुक इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ के.एल. कपूर इस चीज़ को कंसीडर करती है। और के.एल. कपूर अपने आप में एक स्टैंडर्ड बुक है जिसे गेट मोस्ट ऑफ रेफरेंस मानता है। काफ़ी क्वेश्चन ही डायरेक्ट के.एल. कपूर से उठाता है, तो गेट के केस में इसे मान के भी चलना है, क्योंकि यदि इसे मान लिया और आपका आंसर ये दिया है ऑप्शन में तो इसे ही मानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो के.एल. कपूर में कुछ अलग लिखी हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखिए दिसंबर 2016 का क्वेश्चन था। आपको दिए 4:2 रिएक्शन, पहली रिएक्शन दी आपको x + y चेंज टू z, दूसरी दी m + n चेंज टू p। रेशियो ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a2/a1 की स्क्वायर पूछा है, a2/a1 की होल स्क्वायर। एक है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a2 इसका, a1 इसका। आपको क्या दिया, x y mn की मास दिया है और डायमीटर दिया है, क्या होगा। तो प्री एक्सपोनेंशियल का मास और डायमीटर दिया है और इसका रेशियो पूछा है, तो कौन सी थ्योरी काम आएगी, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, a = Na पाई सिग्मा ab² 8kT/π⁻², यही होता है ना। तो यहां से a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, देखना मैंने बताया था डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर पे डिपेंड करता है, डायमीटर दे रखा है सिग्मा ab² या σ² अपॉन √μ इंटू √T। टेम्परेचर का कहीं जिक्र नहीं है तो सेम मानना है, तो इस पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। टी पे डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे दिया नहीं, मतलब सेम मानना है, तो हमें इसे भी कांस्टेंट मानना है। तो 8.2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 8.2 हो जाएगा σ2² अपॉन √μ2, और a1 कितना हो जाएगा σ1² अपॉन √μ1। तो 8/a1 कितना आ जाएगा, देखना 8/a1 पूछा है और उसके स्क्वायर और पूछा है, तो 8/a1 निकाल लो पहले, तो σ2² अपॉन σ1² इंटू μ1/μ2, यही हो जाएगा ना। 8/2 σ2 अपॉन 8μ2 σ1/μ1, अपोजिट चले जाएंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 8/a1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, σ2/σ1⁴ इंटू μ1, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो μ1/μ2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4μ, ये आ गया। देखना एक ये होता है, a डिपेंड करता है σ/μ पे, तो 8.2 हो जाएगा σ2/μ2, a1 σ/μ1। अपने को चाहिए क्या, 8/a1, 8/a1 करेंगे तो σ2/σ1, ये ऊपर चला जाएगा μ1/μ2, स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को सिग्मा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो देखो अब अपने को सिग्मा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को चाहिए है ना। अब देखो σ1 कहाँ से आएगा, σ1 x + y, तो x और प्लस y का ये क्या आ जाएगा, σ1 क्या आ जाएगा, σx + σy/2, यही आएगा ना। तो 0.3 प्लस 0.8/2, ये मैंने कहीं वैल्यू गलत लिख दी यार, ये 0.5 है ना, तो 0.5 ये आ जाएगा 0.4। σ1 आ गया आपके पास, σ2 कितना आ जाएगा इस इक्वेशन के लिए, σm + σn/2, 0.4 प्लस 0.4/2, 0.4। समझ में आ गया, x + y का डायमीटर ले लिया, m और n का ले लिया। अब अपने को चाहिए μ1 का मतलब क्या, इन दोनों का मास, यानी कि mx × my/mx + my। mx कितना है 5 और 20, 5 × 20/20 + 5, 100/25, 4, और μ2 कितना होगा mn/mn, यानी कि 10 × 10/10 + 10, 100/20, 5। ये वैल्यू चारों यहाँ पे रख दो। σ2 0.4 की स्क्वायर
सिग्मा 1 0.4 की स्क्वायर, μ2 μ1 4 μ2 5, ये आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4/5। ये दिसंबर 2016 का क्वेश्चन था। कहाँ से? कोलिजन थ्योरी से आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर रखना था और उससे वैल्यू निकालनी थी। ये है कोलिजन थ्योरी। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो नेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं नेट और गेट में। थैंक यू।